हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, निर्वाचन आयोग से उसके कार्यों को जानेंगे, उनकी शक्तियां, उसका महत्व और निर्वाचन आयोग को जो चुनौतियां हैं और उनसे जुड़ी समितियों को भी हम जानेंगे। तो निर्वाचन आयोग के बारे में दोस्तों आज सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में भी काम में आएगा। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं भारत निर्वाचन आयोग। तो भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से भारत के प्रातिनिधिक संस्थाओं में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं। अतः जनप्रतिनिधियों का चुनाव निष्पक्ष ढंग से हो सके, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 324 में स्वतंत्र और निष्पक्ष एवं संवैधानिक निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर निर्वाचन नामावली में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 में के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मूल संविधान में वयस्कता की जो आयु है 21 वर्ष थी और राजीव गांधी सरकार ने 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा 18 वर्ष किया गया। पी नल्लापंथी केस 1984 में न्यायालय ने कहा कि मताधिकार मूल अधिकार नहीं है, यह सांविधिक अधिकार है। अनुच्छेद 327 के अनुसार संसद प्रत्येक सदन के लिए और राज्य विधान मंडलों के लिए निर्वाचन संबंधी विधि बना सकती है। अनुच्छेद 328 के अनुसार राज्य विधानमंडल राज्यों से संबंधित निर्वाचन संबंधी विधि बनाएगी, परंतु यह विधि संसदीय विधि के प्रतिकूल ना हो। अनुच्छेद 329 के अनुसार निर्वाचन मामलों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं होगा। संरचना जान लेते हैं आयोग की। तो संरचना में आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहल 1950 में गठित हुआ, तब से 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था और 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक यह RES शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में SS धनोआ और BS सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया था। 2 जनवरी 1990 से 30 सितंबर 1993 तक यह एक एकल्य सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। चुनाव आयुक्तों की भारतीय निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यविधि इस प्रकार रहेंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल जो पहले हो का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 साल जो पहले हो का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। हटाने की प्रक्रिया देखते हैं। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का
आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान होना चाहिए। उपयुक्त पदों से किसी को हटाने के लिए संविधान में महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। वेतन की बात करें तो आयुक्तों का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित होता है। इसका निर्धारण समय समय पर संसद करती है। कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भर्ती में कटौती नहीं की जा सकती। वेतन भत्तों है दोस्तों, गलत टाइप हो गया, वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 90,000 तथा अन्य आयुक्तों का वेतन 80,000 प्रति माह होता है। शपथ की बात करें तो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के शपथ का प्रावधान नहीं है। निर्वाचन आयोग का कार्य तथा कार्य प्रणाली जानते हैं तो पहला, संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा चुनाव का अधीक्षण निर्देश का नियंत्रण करना अनुच्छेद 324(1) के अनुसार है। प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। प्रथम परिसीमन आयोग का गठन हुआ था 1952 में। राजनीतिक दल के लिए चुनाव आचार संहिता जारी करना। इसी में कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य भी आते हैं, जैसे आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार किसी नई योजना को लागू नहीं करेगा चुनाव घोषणा के बाद, और न ही कर्मचारियों की नियुक्ति और पदच्युति स्थानांतरण करेगी। भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। मतदान केंद्र से 100 मीटर के अंदर प्रचार कार्य नहीं होता। धार्मिक संस्थाओं का प्रयोग चुनाव प्रचार के रूप में नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा मतदान व्यवहार को अपने पक्ष में करने के लिए किसी वस्तु का वितरण जैसे रुपया, दारू, वस्त्र आदि नहीं किया जाएगा। मतदाताओं तथा चुनाव कर्मियों को चुनाव हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 एवं आईपीसी आदि के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चौथा, उपचुनाव का संचालन करना। कार्य में अब आगे कार्य बढ़ते हैं तो इनका कार्य रहेगा। चौथा, उपचुनाव का संचालन करना। पांचवा, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव आवंटित करना। छठवां, चुनाव तिथियों की घोषणा करना और चुनाव की व्यवस्था करना। सातवां, चुनाव समापन की घोषणा करना। आठवां, निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करता है। निर्वाचन नामावली तैयार करवाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना। दलों, निर्दलीयों को चुनाव चिन्ह देना। सांसद विधायक की अयोग्यता दल बदल को छोड़कर पर राष्ट्रपति, राज्यपाल को सलाह देना। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना। अब जानते हैं निर्वाचन आयोग की शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अनुच्छेद 324(1) में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं हो सकती। उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती है। निर्वाचन का पर्यवेक्षण,
निर्देशन, नियंत्रण तथा आयोजन करवाने की शक्ति में देश से मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाना भी निहित है। जहां कहीं संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है, वह निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यद्यपि प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ही ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है। इसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां निर्वाचन विधियों की पूरक हैं, न कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती। यह आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करना तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देश देने की शक्ति रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे। चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है। जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुच्छेद 14 और 15 भी राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते हैं। अब जानते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग नई पहल और सुधार में क्या रहेगा। तो वर्षों से आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं में कई सुधार किए हैं, उनको हम संक्षिप्त में जानेंगे, संक्षिप्त में समझें। पहला, राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग। दूसरा, राजनीति के अपराधीकरण की जांच। तीसरा, मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण। चौथा, मतदाताओं को पहचान पत्र प्रदान करना। पांचवा, खातों के रखरखाव और सरल बनाना और उम्मीदवारों की प्रक्रियाओं को भरना। निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए आचार संहिता के सख्त अनुमालन या कहें तो अनुपालन के लिए भिन्न उपाय लाना। सातवां, 2013 में इनमें से कोई नहीं यानी कि नोटा का बटन, इनमें से कोई नहीं अर्थात नोटा का बटन, एससी ने ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक, जिसका ईवीएम का फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतपत्रों में पारित कर ऐतिहासिक निर्णय लिया था और 2013 से मतदान में नोटा बटन का उपयोग किया जा रहा है। आठवां, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधि अधिनियम संशोधन 1988 में किस प्रकार के संशोधन किए गए हैं। तो इसमें है मतलब पहला, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा लोकसभा चुनाव में। इनका सर्वत्र 2004 वर्ष के बाद लगातार मतदान में इसका प्रयोग होता आ रहा है। राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। यदि वह चुनाव लड़ना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन कर उनका समावेश अपने दलीय संविधान में करे। अगला, मतदान केंद्र पर कब्जा, जाली मत रोकना। अब जानते हैं भारत निर्वाचन आयोग का महत्व क्या है। तो ये देखिए पॉइंट वाइज है। पहला, यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों को सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है। संविधान में निहित मूल्यों को मानता है, अर्थात चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित संचालित करता है। चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हितधारकों के साथ संलग्न रहता है। हितधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। अब इसकी चुनौतियां जानते हैं। निर्वाचन आयोग समक्ष जो प्रमुख चुनौतियां हैं वह इस प्रकार रहेंगी कि वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और इनसे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगला, राज्यों की
सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय विनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति निर्वाचन आयोग के पास नहीं है। हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे और यह धारणा जोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों के चुनाव में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कम पारदर्शिता का होना, क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंद पर आधारित होता है। इसके अलावा ईवीएम में खराबी, हैक होने की और वोट दर्ज न होने जैसी आरोपों से भी निर्वाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है। वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में निचले स्तर पर नौकरशाही की मिलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है। नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभालें। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करे। इसी में एग्जिट पोल, तो मीडिया द्वारा चुनाव के तुरंत बाद मतदाताओं का तुरंत रुझान जानकर छद्म चुनाव परिणाम बताना एग्जिट पोल कहलाता है। ये दोस्तों गलत टाइप हो गया, एक्टिव लिखा है, एग्जिट पोल है। मतदान की थकान, बार बार चुनाव से ऊबकर जब मतदाता भाग ना ले जिससे मतदान का प्रतिशत कम होने लगे तो इसे निर्वाचन की थकान कहें। चुनाव चिन्ह आवंटन आरक्षण आदेश 1968 में संशोधन करते हुए व्यवस्था दी कि पार्टी को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता खत्म होने पर अगले 6 वर्ष तक चुनाव चिन्ह का प्रयोग परंतु अन्य पूर्ववत करते रहेंगे, सुविधा नहीं मिलेगी। आकाशवाणी पर समय आदि इत्यादि ये नहीं रहता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वह सुकुमार सेन थे और आम चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। तदुपरांत आयोग द्वारा मतदान तिथियों की घोषणा की जाती है। यही से चुनाव प्रक्रिया आरंभ होती है। पर्चा भरने का समय सामान्यतः 8 दिन का होता है, जबकि उसकी जांच एवं वापसी का समय 2 दिन का होता है। चुनाव प्रचार हेतु 14 दिन का समय दिया जाता है तथा चुनाव के दिन से 48 घंटे पूर्व प्रचार बंद कर दिया जाता है। चुनाव खर्च जाने तो लोकसभा हेतु 40 लाख और विधानसभा हेतु 16 लाख खर्च कर सकते हैं। जमानत जब्त होना, बड़े वैध मतों का 1/6 से कम मत पाने पर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, अर्थात जमानत राशि वापस नहीं होती। लोकसभा हेतु 25,000 और विधानसभा हेतु 10,000 जमानत राशि निश्चित है। ओपिनियन पोल चुनाव के पूर्व वास्तविक मतदान के पहले झुकाव को जानने का एक माध्यम है। यह एग्जिट पोल के मुकाबले विश्वसनीय नहीं है। मतदाताओं को पहचान पत्र देने का प्रावधान संशोधन निर्वाचन विधि अधिनियम 1975 द्वारा रहता है। ओपिनियन पोल, इसके अंतर्गत सर्वेक्षणकर्ता मतदाताओं से उनकी पसंद के राजनीतिक दल और उसके प्रत्याशियों के नाम इत्यादि की जानकारी लेकर चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करते हैं। सेफोलॉजी, तो मतदान पूर्व मतदाताओं के रुझानों के सर्वेक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के विजयी होने के पूर्व भविष्यवाणी को ही सेफोलॉजी कहते हैं। सार्वभौमिक वैश्व मतदार का आधार अनुच्छेद 323 है। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। चुनाव आचार संहिता को सर्वप्रथम 1971 के 5वें आम चुनाव में जारी किया। भारत में सामान्य एक मतदान केंद्र पर 1000 मतदाता वोट डालते हैं।
अब चुनाव संबंधी समितियां जाने संक्षिप्त में। तो तारकुंडे समिति 1974 आयोग बहुसदस्य हो, ये समिति के अनुसार। दूसरा, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 आयोग बहुसदस्यीय है, ये रहेगा। तीसरा, बोहरा समिति 1993 राजनीति के अपराधीकरण पर बनी थी। चौथा, इंद्रजीत समिति गठन 1998 रिपोर्ट 2000 चुनाव खर्चों की रिपोर्ट दी थी। संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षण, निर्देश एवं नियंत्रण है। अनुच्छेद 325 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष मतदाता सूची में शामिल न करने और उसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 327 विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाद। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो, बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।